हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर एएनएस का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम पार्ट 2 के अंदर हम कोलिनर्जिक ड्रग और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एएनएस का इंट्रोडक्शन देखा था और फिर हमने देखा था कि एएनएस को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथिक को एडिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। फिर हमने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। उसमें मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक के अंदर 4 क्रेनियल नर्व रहती है और 3 सैक्रल नर्व रहती है। चारों के नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रहने चाहिए, जैसे 10 नंबर की वेगस नर्व है, 9 नंबर की, 7 नंबर की, 3rd नंबर की नर्व, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक को। और इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन रहता है। और ये जो सिंपैथेटिक इसका मेन न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनालिन रहता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन थोरैक्सिस लंबर रीजन में रहता है, इसीलिए इसको थोरेको लंबर आउटफ्लो बोलते हैं। फिर हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बीच में डिफरेंस देखा था और हमने इनके रिसेप्टर के बारे में देखा था। फिर हमने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के फंक्शन देखे थे, अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर क्या क्या इनके एक्शन आते हैं वो सब हमने देखा था अच्छे से। और हमने देखा था कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन कैसे बनता है, किस तरह वेसिकल के अंदर आता है, फिर वो किस तरह से साइनेटिक लैब में आके अपने रिसेप्टर पे एक्शन देता है। उसके बाद कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, यहाँ पे भूल से स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन को कोलिन और एसीटेट में तोड़ता है और ये कोलिन का रीअपटेक हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमने देखा था कोलिनर्जिक न्यूरॉन के अंदर। फिर हमने देखा था कि एल टायरोसिन से नॉन एडिनलिन, एडिनलिन, डोपामिन, ये सब कैसे बनता है, किस क्या क्या स्टेप रहते हैं इनके अंदर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में जानेंगे। तो आपको पता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन के वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर। फिर ये एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और ये अपने रिसेप्टर मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाके ये एक्ट करता है। एसिटाइलकोलिन ये अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता है। तो कोई ऐसी ड्रग जो इस एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ा रही है, वो चाहे इस एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ाए या फिर वो डायरेक्टली इन रिसेप्टर पे जाके ही बाइंड हो रही है, तो उस ड्रग को बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग। और इस ड्रग के जो एक्शन रहेंगे वो एसिटाइलकोलिन वाले रहेंगे, जैसे कि अपने बॉडी के सारे ऑर्गन पे कॉन्ट्रैक्शन करना एक्सेप्ट हार्ट। और ऐसी ड्रग जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोक रही है, वो चाहे इस एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन कम कर रही हो या फिर इस रिसेप्टर को डायरेक्टली ब्लॉक कर रही हो, तो ऐसी ड्रग को बोलेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और ये ड्रग क्या करेगी, अपोजिट एक्शन रहेगा एसिटाइलकोलिन से। जैसे एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करती है तो ये सारी ड्रग क्या करेगी, रिलैक्सेशन कोज करेगी। तो इस तरह से इसका एक्शन रहता है। जैसे ये हार्ट बीट बढ़ा देगी, जैसे एसिटाइलकोलिन हार्ट बीट को कम करती है बट ये हार्ट बीट को बढ़ाएगी, तो एसिटाइलकोलिन के अपोजिट एक्शन आते हैं सारे। तो ये ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक। सबसे पहले हम कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में देखेंगे। तो कोलिनर्जिक ड्रग को ही कोलिनोमाइमेटिक्स बोलते हैं या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स बोलते हैं। अब कोलिनर्जिक ड्रग को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और दूसरी है एंटीकोलिन एस्ट्रेज। तो ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये ड्रग क्या करेगी, डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी। अब आपको पता है रिसेप्टर कौन से हैं, मस्करेनिक और निकोटिनिक। तो इन रिसेप्टर पर जाके डायरेक्ट ये ड्रग बाइंड हो जाएगी। और ये जो एंटीकोलिन एस्ट्रेज है, ये क्या करेगी, आपको पता है एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन होता है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से, इस एंजाइम की वजह से, एस्ट्रेज एंजाइम की वजह से, एसीटेट एंड कोलिन में। तो ये ड्रग इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी, जिससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो एसिटाइलकोलिन खुद ही अपने रिसेप्टर पर बाइंड होगा। तो देखो ये जो ड्रग है ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कर रही है, ये रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर रही है, ये कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर रही है। तो इसीलिए इस क्लास को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है। तो आपको मैकेनिज्म एक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर भी 2 क्लास है, एक है कोलिन एस्टर, दूसरी है एल्कोलॉइड्स।
तो इसके अंदर एस्टर बॉन्ड होगा कोलिन एस्टर के अंदर, जिसके अंदर ड्रग आती है एसिटाइल कोलिन खुद, मीथाकोलिन, कार्बाकोल, पेथमकोल। और एल्कोलाइट के अंदर आती है मस्करिन आती है, और पिलोकार्पिन है, और एरोकोलिन। तो इन कोलिन एगोनिस्ट ड्रग के नाम आपको याद रहने चाहिए। ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है। अब हम एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग को भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक है रिवर्सिबल, दूसरी है इरिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल ड्रग क्या करेगी, ये रिवर्सिबली इनहिबिट करेगी कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को। और इरिवर्सिबल क्या करेगी, इरिवर्सिबली इनहिबिट करेगी कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, परमानेंट ब्लॉक कर लेगी एंजाइम को। तो इस रिवर्सिबल के अंदर भी 2 क्लास है, एक है कार्बामेट, दूसरा है एक्रीडिन। एक्रीडिन के अंदर ड्रग आती है टेक्रीन, जो अल्जाइमर में यूज़ की जाती है। इसके बाद कार्बामेट क्लास के अंदर फाइजोस्टिकामाइन, नियोस्टिकामाइन, पारिडोस्टिकामाइन, एंड्रोफोनियम, रिवास्टिकामाइन, डोनेपजिल और ग्लंटामाइन। सारी ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, कार्बामेट की आपको याद रखनी है, टेक्रीन भी याद रखनी है। अब इरिवर्सिबल ड्रग इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये हम यूज़ नहीं करते, ये ज़्यादातर पेस्टिसाइड ड्रग है जो एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है। तो अपने को बस नाम याद रखना है, जैसे कि इसके अंदर कार्बामेट के अंदर ये सेविन है, इसके बाद ये प्रपोक्सल ड्रग है, ये याद रखना है। फिर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये सारा ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है, ये पेस्टिसाइड है। इसके अंदर ड्रग आती है डाइफ्लोज आती है। इसके बाद आप ये तीनों इन गैस के नाम याद रख लेना, जैसे टेबून है, सेरिन है, सोमन है। अब इनके नाम याद रहे तो ठीक है, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन। अगर आप इसको 2-3 बार याद करोगे और लिखोगे तो ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और आप कभी भूलोगे भी नहीं। और ये क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मीथाकोलिन जो ड्रग देखी थी कोलिन एगोनिस्ट के अंदर, तो मीथाकोलिन ड्रग की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहती है मायोकार्डियम के ऊपर, हार्ट के ऊपर। तो ये हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर रहता है M2 रिसेप्टर, वहाँ पे जाके ये अपना एक्शन देता है। और पता है आपको, एसिटाइल कोलिन की तरह ही ये ड्रग एक्शन देगी, तो ये हार्ट बीट को कम कर लेगी। और ये ड्रग यूज की जाती है डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियल हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम मीथाकोलिन चैलेंज टेस्ट भी बोलते हैं। तो इतना आपको मीथाकोलिन के बारे में याद रखना है। इसके बाद ये बेथमकोल ड्रग है, ये यूज़ की जाती है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है जब ब्लैडर में यूरिन पास आउट नहीं होता, उस केस में हम बेथमकोल को यूज़ करते हैं। तो इसका ज़्यादातर एक्शन रहता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और इसका एक्शन निकोटिन रिसेप्टर के ऊपर नहीं रहता, ओनली मस्करिनिक के ऊपर रहता है। तो आपको पता है एसिटाइल कोलिन के 2 रिसेप्टर होते हैं, मस्करिनिक और निकोटिन, पर बेथमकोल सिर्फ मस्करिनिक पे ही एक्ट करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है कार्बाकोल। तो कार्बाकोल ड्रग ये निकोटिन और मस्करिनिक दोनों रिसेप्टर पर इसका एक्शन रहता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने फाइजोस्टिकामाइन ड्रग पढ़ी थी, जो अपनी एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग है, उसमें भी रिवर्सिबल वाली क्लास की ड्रग है कार्बामेट में। तो ये फाइजोस्टिकामाइन ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, टर्सरी अमाइन होती है। तो ये जो ड्रग यूज़ की जाती है ग्लूकोमा के अंदर और बेलोडोना पॉइजनिंग के अंदर ये ड्रग यूज़ की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नियोस्टिकामाइन जो ड्रग है ये यूज़ की जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब हम आगे पढ़ेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस, तब मैं वैसे ही आपको ये बताने वाला हूँ। अभी 2 क्लास बाद माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में ही पढ़ेंगे हम। तो ये नियोस्टिकामाइन ड्रग माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ की जाती है, और ये वाटर सोल्यूबल रहती है, जैसे फाइजोस्टिकामाइन रहती है लिपिड सोल्यूबल, तो ये नियोस्टिकामाइन वाटर सोल्यूबल रहती है। इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो डिजीज़ है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये नियोस्टिकामाइन का कोई भी CNS एक्शन नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट CNS के ऊपर रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी ये ड्रग। अब हम एसिटाइल कोलिन की जो ड्रग है कोलिनर्जिक ड्रग, जो एसिटाइल कोलिन की तरह ही एक्शन देती है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट क्या रहेंगे वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे एसिटाइल कोलिन के एक्शन देखोगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताए थे, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि इसका एक साइड इफेक्ट रहता है लैक्रीमेशन, तो ये लैक्रीमेशन करेगा, इसके बाद सेलाइवेशन करेगा। तो आपको पता है जितनी भी ग्लैंड्स रहती है उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करता है एसिटाइल कोलिन, तो उनका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो आंखों में लैक्रीमेशन हो जाएगा, सेलाइवेशन हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी। तो अपनी स्वेट ग्लैंड उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्वेटिंग हो जाएगी। तो आपको पता है जब स्वेटिंग होती है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, कूलिंग इफेक्ट देती है स्वेटिंग। तो इसमें क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर आपको याद रखना है हाइपोथर्मिया हो जाएगा जब हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। इसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाएंगे। आपको पता है इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करेगी एसिटाइल कोलिन, तो डायरिया हो जाएगा। तो आप एब्नॉर्मल क्रैम्प भी याद रख सकते हो, डायरिया भी याद रख सकते हो।
इसके बाद ब्लैडर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यूरिनेशन करेगा। और हार्ट के ऊपर पता है आपको इसका उल्टा एक्शन आता है, रिलैक्सेशन कोज करता है M2 रिसेप्टर के थ्रू, जिससे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। तो आप एसिटाइल कोलिन के एक्शन याद रखोगे, उससे ही आप साइड इफेक्ट पता कर सकते हो। अब ये यूज़ कहाँ पे होगी, तो ये ग्लूकोमा के अंदर यूज़ होगी। ग्लूकोमा के अंदर आपको पता है आँखों के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर आता है, आंखों में पेन होता है। तो ये कैसे एक्शन देगा ग्लूकोमा के अंदर, तो हम ग्लूकोमा अलग से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये यूरिनरी रिटेंशन में यूज होगी। तो आपको पता है एसिटाइल कोलिन कॉन्ट्रैक्शन करेगी ब्लैडर में, तो जो रिटेंशन है यूरिनरी का, यूरिन का, वो निकल जाएगा। इसके बाद माइस्टेनिया ग्रेविस के अंदर होती है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। ये ड्रग होती है एल्जाइमर के अंदर यूज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एल्जाइमर आपको पता है मेमोरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिग्रेडेशन हो जाता है, तो एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है ब्रेन के अंदर। ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट रहता है, तो ये एल्जाइमर भी हम देखने वाले हैं। तो एल्जाइमर में ये ड्रग यूज़ की जाती है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद ये बेलोडोना पॉइजनिंग में भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो आपको पता है बेलोडोना प्लांट के अंदर एट्रोपिन निकलता है, हायोसामाइन निकलता है। तो एट्रोपिन हायोसामाइन क्या करता है, एंटी कोलिनर्जिक उनका एक्शन रहता है। जब इनकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो एंटी कोलिनर्जिक वाले साइड इफेक्ट आएंगे, तो इसीलिए उसको हम क्या देते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। जिसके अंदर हम फाइजोस्टिकामाइन ड्रग यूज़ की जाती है, याद रखना है। इसके बाद ये कार्बामेट पॉइजनिंग में भी ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो कार्बामेट क्या है आपको पता है, जितने भी इंसेक्टिसाइड वगैरह होते हैं उनकी पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, जो किसान लोग होते हैं उन लोगों में। तो जब वो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो उस टाइम उनके ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है, तो इजीली उनके बॉडी के अंदर चली जाती है स्किन के थ्रू, जिससे उनको डायरिया हो जाता है और उनमें स्वेटिंग हो जाती है, लेक्रीमेशन हो जाता है, ये सारे साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो इन केस में हम कार्बामेट पॉइजनिंग में इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। हमने पीछे एक ड्रग पढ़ी थी जिसका नाम था एंडोरफोनियम, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर के अंदर थी। तो ये जो एंडोरफोनियम ड्रग है ये यूज़ की जाती है डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, और ये शॉर्ट एक्टिंग है, सबसे ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, इसीलिए डायग्नोस्टिक में यूज़ की जाती है। इसके बाद एक ड्रग थी टेक्रीन, जो एक्रीडिन क्लास में अब देखी थी हमने। तो टेक्रीन यूज़ की जाती है एल्जाइमर के अंदर, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। तो ये एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। इसके बाद एंटीकोलिन एस्ट्रेज जो हमने क्लास पढ़ी थी ड्रग, अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, एंटीकोलिन एस्ट्रेज जिसके अंदर पेस्टिसाइड हमने देखे थे, उनकी जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस केस में हम वैसे तो हम ड्रग देते हैं अपना ये एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन वगैरह ये ड्रग देते हैं, बट कभी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम रीएक्टिवेटर ड्रग कौन सी है जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर लिया ड्रग ने। जो हमने जितनी भी ड्रग पढ़ी थी फाइजोस्टिकामाइन से लेके जो भी हमने लास्ट में ऑर्गेनोफॉस्फेट वाली ड्रग पढ़ी थी, वो क्या करती है, एंटीकोलिन एस्ट्रेज को परमानेंट ब्लॉक कर लेगी। तो ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये जो एंजाइम को क्या हुआ, परमानेंट ब्लॉक कर लिया इरिवर्सिबली। तो ये एंजाइम को रीएक्टिवेट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है, उन ड्रग के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम, पेरालीडॉक्सिम, ओबिडॉक्सिम। ये डॉक्सिम जितनी ड्रग है सारी यहीं यूज़ की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, अगर कोलिन एस्ट्रेज जो इरिवर्सिबल वाली ड्रग है, इरिवर्सिबल, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तब हम ये ड्रग देते हैं एंजाइम रीएक्टिवेटर, बट ये कंट्रा इंडिकेटेड कार्बामेट पॉइजनिंग के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है ये कहाँ पे कंट्रा इंडिकेट रहेगी, तो ये अस्थमा के अंदर रहेगी, क्योंकि आपको पता है अस्थमा के अंदर विंड पाइप के अंदर वैसे भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो अस्थमा सीवियर हो जाएगा। इसी तरह आपको पता है हमने पेप्टिक अल्सर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो पेप्टाइड सेल रहती है वहाँ पे भी आपको M1 रिसेप्टर दिखेगा। अगर हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो इस M1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और एसिड का रिलीज बढ़ जाएगा HCl, और वो ज़्यादा अल्सर कर लेगा। तो ये अल्सर के अंदर भी ये ड्रग कंट्रा इंडिकेट रहती है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, तो सबसे पहले आपको इमेजिंग करना है एसिटाइल कोलिन को। अब एसिटाइल कोलिन के क्या एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके साइड इफ़ेक्ट और कहाँ पे वो यूज होती है वो आप पता कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। अब हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, जो एंटी मस्करेनिक ड्रग भी इसको बोलते हैं। तो हमने अभी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़ी, उसके जस्ट ही अपोजिट रहती है। जो कोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ाती है, तो ये ड्रग एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेगी। तो हम सोचेंगे जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन है उसके अपोजिट वाले ये एक्शन देगी।
तो इसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसके अंदर नेचुरल एल्कोलॉइड्स के अंदर आती है एट्रोपिन और हायोसामाइन, जिसको हायोसिन भी बोलते हैं। इसके बाद सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव, मतलब नेचुरल से ही कुछ नए बॉन्ड वगैरह लगा दिए जिससे सेमी सिंथेटिक हो गई, जिसके अंदर देखो एट्रोपिन मीथोनाइट्रेट, तो इसके अंदर मीथोनाइट्रेट ग्रुप लगा दिया। एट्रोपिन तो ये नेचुरल है तो इसीलिए सेमी सिंथेटिक हो गई। इसके बाद होमो एट्रोपिन हो गई, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गई, इप्राटोपियम और ट्रायोट्रोपियम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ पे इसको यूज़ किया गया ये आपको बताना है। अगर आपको याद होगा अस्थमा में हमने ये ड्रग पढ़ी थी। इसके बाद हम देखेंगे सिंथेटिक कंपाउंड। पहले हमने देखे नेचुरल, फिर देखे हमने सेमी सिंथेटिक, अब देखेंगे सिंथेटिक जो लैब के अंदर ही बनाए गए हैं। तो इसके अंदर मिड्रियाटिक ड्रग है, तो ये आइज़ के अंदर मिड्रियासिस कोज करेगी। तो इसके अंदर ड्रग आती है साइक्लोपेंटोलेट आती है और ट्रोपिकामाइड आती है। और इसी तरह ये वेसिको सेलेक्टिव ड्रग है, इसके अंदर ऑक्सीब्यूटिन आएगी। और इसके बाद सारी ड्रग आपको याद नहीं रखनी, जिसमें इसमें ऑक्सीब्यूटिन याद आपको याद रखनी है। इसके बाद सारी ड्रग याद मत रखो, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऑक्सीब्यूटिन याद रखना। इसी तरह अब ये देखो क्वाटरनरी कंपाउंड के अंदर ड्रग इंपॉर्टेंट है बहुत सारी। प्रोपेंथिलिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोपाइरोलेट ड्रग इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीफिनोनियम ड्रग इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ड्रग है इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। भले आपको ये क्वाटरनरी कंपाउंड याद नहीं रह रहा है, बट आपको अगर ये पता है कि ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद टर्सरी अमाइन, इसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन ड्रग आती है जो आपको पता है डायरिया में यूज़ की जाती है। इसके बाद ये पायरेनजिपिन ड्रग जो अल्सर में यूज़ की जाती है, अभी हम देखने वाले हैं। तो ये दो ड्रग याद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एंटी पार्किंसोनिज्म में तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंटी पार्किंसोनिज्म ऐसे यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर कौन सी ड्रग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आती है ट्राईहेक्साइल फिनाइडाइल जिसको बेंजोक्सोल बोलते हैं। इसके बाद प्रोसाइक्लिडिन, बिप्रीडिन और बेंजट्रोपिन, ये सारी ड्रग एंटी पार्किंसोनिज्म में यूज़ की जाती है। अब हम देखने वाले हैं एक और क्लासिफिकेशन है सिंपल वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे M1 सेलेक्टिव ब्लॉकर कौन सी ड्रग है, इसके अंदर ड्रग आती है पायरेनजिपिन और टेलेनजिपिन। अभी जो पायरेनजिपिन ड्रग है और टेलेनजिपिन ड्रग है ये कहाँ पे यूज होगी, तो ये ड्रग यूज होती है अल्सर के अंदर। तो मैंने आपको बताया था पेप्टिक अल्सर के ऊपर M1 रिसेप्टर रहता है, ये जब एक्टिवेट हो जाएगा एसिटाइलकोलिन से तो HCl का रिलीज बढ़ेगा और अल्सर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पायरेनजिपिन और टेलेनजिपिन देंगे जो M1 रिसेप्टर को क्या कर लेगी, ब्लॉक कर लेगी। इसी तरह M2 ब्लॉकर ड्रग है जिसके अंदर ड्रग आती है ट्राइपिट्रामाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको पता है M2 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर पाया जाता है। तो जब M2 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो हार्ट बीट कम हो जाती है, रिलैक्सेशन होता है ओनली हार्ट के ऊपर, बाकी हर कहीं एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करता है। बट देखो यहाँ पे हम M2 ब्लॉकर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा इसका साइड इफेक्ट। एसिटाइलकोलिन का होता है ब्रेडीकार्डिया, इसका होगा ट्रैकीकार्डिया, क्योंकि ये M2 ब्लॉकर है, हम एंटीकोलिनर्जिक पढ़ रहे हैं। इसी तरह M3 ब्लॉकर जिसके अंदर डेरिफेनासिन ड्रग आती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद ये एट्रोपिन स्कोपोलामाइन, ये नॉन सेलेक्टिव रहती है। जितने भी अपने रिसेप्टर हैं मस्करिनिक, इन सब पे क्या रहती है, नॉन सेलेक्टिव रहती है। जैसे मस्करिनिक M1 M2 M3 में स्पेसिफिक नहीं रहती, तीनों को ही ब्लॉक कर लेती है ड्रग। इसके बाद हमने ड्रग पढ़ी ट्राईहेक्साफिनाइडाइल, बेंजट्रोपिन, बिप्रीडिन, ये सारी ड्रग यूज की जाती है पार्किंसोनिज्म के अंदर। तो आपको पता है पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होता है, डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस रहता है नॉर्मल केस में। बट होता क्या, पार्किंसोनिज्म के अंदर डोपामाइन की कमी हो जाती है। तो जैसे डोपामाइन की कमी हो जाएगी तो ये एसिटाइलकोलिन का एक्शन बढ़ जाता है। तो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकने के लिए हम क्या देंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे। तो इसीलिए देखो ये पार्किंसोनिज्म के अंदर ये ड्रग यूज की जाती है ट्राईहेक्साफिनाइडाइन, बेंजट्रोपिन, बिप्रीडिन, ये सारी ड्रग यूज़ की जाती है। ये भी कब यूज़ की जाती है, जब ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म है। वैसे हम पार्किंसोनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो उनका साइड इफेक्ट है पार्किंसोनिज्म। तो वो पार्किंसोनिज्म किसकी वजह से हुआ, ड्रग की वजह से। तो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। इसके बाद इप्राटोपियम और ट्रायोट्रोपियम ड्रग, तो ये हमने पढ़ी थी अस्थमा के अंदर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़ के अंदर ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो आपको पता है M3 रिसेप्टर पाया जाता है स्मूथ मसल के ऊपर, और ये M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अपने जो ट्रेकिया इसके अंदर भी स्मूथ मसल है जो उसमें भी M3 रिसेप्टर पाया जाता है।
तो आपको पता है अस्थमा के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसीलिए हम N3 ब्लॉकर देते हैं। तो ये इप्राट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम ड्रग दी जाती है अस्थमा के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है पायरेनजिपिन और टेलेनजिपिन। तो ये ड्रग यूज़ की जाती है अल्सर के अंदर। ये M1 ब्लॉकर है जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, तो मैं बता चुका हूँ आपको। और इसके बाद जो एट्रोपिन है ये यूज़ की जाती है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के अंदर, और लेट मशरूम पॉइजनिंग के अंदर थायोटिक एसिड यूज़ की जाती है। अब ये थायोटिक एसिड एंटीकोलिनर्जिक नहीं है, तो हम एट्रोपिन पढ़ रहे हैं। एट्रोपिन मशरूम पॉइजनिंग में यूज़ की जाती है। बेलाडोन पॉइजनिंग के अंदर कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, तो फाइजोस्टिकामाइन। बेलाडोन क्या है, तो बेलाडोना ये प्लांट है जिससे एट्रोपिन निकलता है। तो इनडायरेक्टली बोले तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, तो फाइजोस्टिकामाइन। और फाइजोस्टिकामाइन की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, एट्रोपिन की जाएगी। एक दूसरे का अपोजिट एक्शन देते हैं। अब हम इसके यूज़ देखेंगे, तो यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रोकेगी। तो आपको पता है एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो अस्थमा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसीलिए यहाँ हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। अल्सर में आपको पता है M1 रिसेप्टर के थ्रू एसिटाइलकोलिन क्या करता है, HCl का रिलीज बढ़ाता है, तो इसीलिए हम क्या देते हैं, M1 ब्लॉकर देते हैं। वो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक। मशरूम पॉइजनिंग में यूज़ की जाती है, आई एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ की जाती है। तो आपको पता है आई के अंदर एसिटाइलकोलिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे हो जाता है मियोसिस हो जाता है। पर हम दे रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ने क्या किया, मिड्रियासिस किया। मिड्रियासिस में क्या हुआ, आई के अंदर रिलैक्सेशन हो गया। तो जब आई पूरी खुल जाएगी तो इजीली एग्जामिनेशन कर सकेगा डॉक्टर। तो ये आई एग्जामिनेशन में ड्रग यूज़ की जाती है। पार्किंसोनिज्म में ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट। तो आपको पता है एसिटाइलकोलिन हर कहीं कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी, तो एसिटाइलकोलिन वाली जो ड्रग थी कोलिनर्जिक, उनके साइड इफ़ेक्ट थे लैक्रिमेशन था, सेलाइवेशन था, स्वेटिंग थी। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जस्ट उसके अपोजिट होंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है ड्राई माउथ, क्योंकि एसिटाइलकोलिन के अपोजिट एक्शन है, तो अब सलाइवा निकलेगी नहीं, तो ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई आइज़ हो जाएगा, लैक्रिमेशन नहीं होगा, ब्लर विजन हो जाएगा नियर वाला। तो आपको पता है आई के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। मिड्रियासिस में क्या होता है, दूर की चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिखेगी, बट नज़दीक वाली चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेगी, तो ब्लर विजन हो जाएगा नियर वाला। तो आपको याद रखना है। हाइपरथर्मिया हो जाएगा, तो आपको पता है स्वेटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्वेटिंग किसकी वजह से होती है, एसिटाइलकोलिन के एक्शन की वजह से। पर ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है, तो स्वेटिंग नहीं होगी। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फीवर। अभी हमने पढ़ा था कोलिनर्जिक का साइड इफेक्ट क्या था, हाइपोथर्मिया, जो टेम्परेचर कम कर रहा था। ये क्या कर रहा है, हाइपरथर्मिया। जस्ट अपोजिट साइड इफेक्ट है अगर आप ढंग से देखो तो। ये नियर विजन क्लियर कर रहा है, तो कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, फार विजन क्लियर करेगी। ये नियर विजन ब्लर कर रहा है, तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगी, कोलिनर्जिक ड्रग फार विजन को ब्लर करेगी। अब मैं पूछूं ये ड्रग कंट्रा इंडिकेट कहाँ पे होगी, तो जहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग यूज होती थी वहाँ पे ये ड्रग कंट्रा इंडिकेट है। जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग कहाँ पे यूज हो रही थी, तो वो ग्लूकोमा के अंदर यूज हो रही थी, तो वहाँ पे ये ड्रग कंट्रा इंडिकेट है। कोलिनर्जिक ड्रग एल्जाइमर के अंदर यूज हो रही थी, तो ये ड्रग वहाँ पे कंट्रा इंडिकेट है। कोलिनर्जिक ड्रग यूज अपने हो रही थी यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, तो ये ड्रग वहाँ पे क्या है, कंट्रा इंडिकेशन है BPH के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ये कंपैरिजन करके पढ़ना पड़ेगा। कोलिनर्जिक जहाँ ड्रग यूज होती है तो यहाँ पे ये ड्रग कंट्रा इंडिकेट होगी, जहाँ पे ये ड्रग यूज होती है वहाँ पे कोलिनर्जिक ड्रग कंट्रा इंडिकेट होगी। तो फाइनली हमने कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग अच्छे से पढ़ा। अब हम जो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से एसोसिएट जितनी भी डिजीज़ है, जैसे कि पार्किंसोनिज्म है, या फिर हमने देखी ग्लूकोमा है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो इन सब डिजीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह से ये कोलिनर्जिक ड्रग एक्शन देती है वहाँ पे। थैंक यू, आज इतना ही पढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।